होंगे आप। सबसे पहला अभी तक हमने कौन सा संबंध पढ़ा था? विधायी संबंध। ठीक, विधायी संबंध के बाद अब जो दूसरा हमें संबंध पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत 3 प्रकार के संबंध बताए होते हैं। ठीक, बताया हो, एक बार कॉपी पलट के देखो, बताया है कि नहीं बताया, फिर आगे बात करें। बताया होगा। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत 3 प्रकार के संबंध हैं। सबसे पहला होता है विधायी संबंध, जिसके तहत अभी आपने सारी कथा पढ़नी। दूसरा आएगा प्रशासनिक संबंध। ठीक, तीसरा आएगा वित्त संबंध। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? नहीं बताया था? चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत 3 प्रकार के संबंध पढ़ने होते हैं। सबसे पहला जो संबंध होता है उसे कहते हैं विधायी संबंध। कौन सा संबंध? इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा। विधायी संबंध। ठीक, पहले प्रकार। दूसरे प्रकार का जो संबंध होता है उसे कहते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध का मतलब क्या हुआ? प्रशासन। प्रशासन मतलब प्रशासन का मतलब पुलिस। वाह भाई, और कुछ नहीं। लोग कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बन गए। प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कानून। बताओ जरा, प्रशासनिक अधिकारी कौन? प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रशासन में कौन आता है? मुख्यमंत्री क्या है प्रशासन में? राज्य, राज्यपाल, कोई भी नेता नहीं आएगा। प्रशासन का मतलब होता है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, उसको ठीक से चलाने की जिम्मेदारी जिन सरकारी अधिकारियों पर है, उनको कहा जाता है प्रशासन से संबंधित। और प्रशासनिक अधिकारी कौन हुए? प्रशासनिक अधिकारी हुए आईएएस, जिला के सबसे बड़े व्यक्ति, या फिर एसडीएम। ठीक है, ये सारे लोग किससे संबंधित होते हैं? ये प्रशासन से संबंधित होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला एक तरीका अभी तक पढ़ लिया, विधायी संबंध। जो दूसरा अभी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रशासनिक संबंध। ठीक, तीसरा आगे पढ़ोगे वित्त संबंध। और वित्त संबंध के अंतर्गत ही आपको पढ़ना होता है वित्त आयोग। इसके बारे में शायद सुना होगा। ठीक है, चलो तो आगे लिखो प्रशासनिक संबंध। आर्टिकल है 256 से 263। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। सुबह सुबह कौन है भैया? 256 से लेके 263। तब अनुच्छेदों की संख्या कम होती जाएगी। अब आगे जैसे जैसे 2-3 भाग आगे जब पढ़ोगे तो उसमें पूरे भाग में बमुश्किल 1 या 2 आर्टिकल पढ़े। जितने आपको अनुच्छेद पढ़ने थे ये समझिए कि उतने आप सारे पहले पढ़े। जितने इंपॉर्टेंट भाग वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए। अब केवल क्या याद रखना है? अब केवल थ्योरी याद रखना है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको त्याग पत्र देगा, बस यही सारी चीजें पढ़ते। मेन संविधान का जितना पोर्शन है वो सारा का सारा पढ़ के आ चुके हो, खत्म हो चुके। ठीक है, चलो तो अब जो सबसे पहला अनुच्छेद हमें पढ़ना है उसको क्या कहेंगे? ये है नंबर आपका 256। इसमें देखो एक बात ये कही गई है कि राज्य की जो सरकार है, किसी राज्य में मान लो चुनाव हुए और नई सरकार का गठन हो गया, तो प्रत्येक राज्य की जो राज्य सरकार होगी वो अपने काम इस तरीके से करेगी कि उस राज्य से संबंधित अगर केंद्र ने या संसद ने कोई कानून बनाया हुआ है तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका पालन होता है। वरना आपस में दोनों सरकारों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होगा। किसी भी चीज से संबंधित राज्य में अगर कोई भी नई राज्य सरकार आती है तो वो इस प्रकार से काम करेगी कि राज्य से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले से कानून बनाए गए हैं, जो चलते चले आ रहे हैं, उनमें कोई टकराव ना हो जाए। वो अपने लेवल पे काम करेंगे, जो केंद्र के कानून बनाए गए हैं वो अपना अलग काम करेंगे। बस इतना सा बात आपको याद है। ठीक है, लिख लो पॉइंट, ज्यादा समझ में आए। देखो, प्रत्येक राज्य की, या ऐसे लिखो, प्रत्येक राज्य अपनी, प्रत्येक राज्य अपनी, प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का मतलब ये समझो काम करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, जो अधिकार मिलते हैं,
प्रत्येक राज्य, क्या बोला था मैंने? प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा, का प्रयोग इस प्रकार करेगा, का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून, जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन होता रहे, का पालन होता रहे। वही साधारण सी बात, जो कानून बनाया गया है वो अपना काम करता रहे और जो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार होगी वो भी अपना काम करता रहे। दोनों के बीच में कोई क्लैश, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक, साधारण सा एक लाइन का आर्टिकल है, याद कर लेना। ये जितने 254, 255 और 256, ठीक, ये सारे के सारे आर्टिकल आपके पूछे जाते। इसी में एक पॉइंट और लो, इसी अनुच्छेद में अगला पॉइंट लिखो, एक और लिखो इसमें। संघ सरकार, संघ सरकार का मतलब हुआ केंद्र सरकार, तो चाहे लिख लो केंद्र सरकार, संघ सरकार या केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यों को ऐसे निर्देश देने के लिए, ऐसे निर्देश देने के लिए कर सकती है जो भारत सरकार के लिए आवश्यक हो, जो भारत सरकार के लिए आवश्यक हो या भारत के लिए आवश्यक हो, मतलब एक ही है, जो भारत सरकार के लिए आवश्यक हो। इस लाइन को पढ़ो एक बार, बताओ जरा क्या समझ में आ रहा है, फिर बात करें। कार्यपालिका का मतलब होता है, या कार्यपालिका शक्ति का मतलब हो गया कार्य करने की शक्ति। अब बताओ जो अभी लाइन बोली उसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें ये है कि केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे कानून बनाने की शक्ति दे सकती है जो जरूरी हो भारत के लिए अच्छा हो। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल जानते हो जो हाल ही में जिसका कुछ काम हुआ? अभी कुछ साल पहले ही इसका उपयोग किया गया भारत सरकार के द्वारा, ये बात लिखी गई है इस आर्टिकल में। देखो कैसे, केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए, कोरोना आया था, ठीक, भारत सरकार ने क्या किया, एक निर्देश दिया। वो निर्देश किसके लिए था? पूरे भारत के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके के जो निर्देश भारत सरकार देगी वो कौन से आर्टिकल के तहत आएगा? यही। मान लो कल को फिर कोई बीमारी आ जाए या और कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए और केंद्र सरकार या भारत की सरकार ये कहे कि 1 महीने के लिए पूरे भारत में बंद, कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, कोई भी व्यापार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑर्डर दिया गया सरकार के द्वारा, ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया? इसके तहत। समझ में आ गई बात? तो ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? इसमें कही। पढ़ जाओ ये आर्टिकल जरा, 2 लाइनें फिर आगे बढ़ जाए। ये बात बता दीजिए। हाँ, ये राज्य सरकार इस समय भाजपा है, तो ये मान लो कोई कानून बना दे राज्य सरकार में, आने वाले समय में दूसरी सरकार बदल जाए तो कानून का क्या होगा? कानून का क्या होगा? कानून चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत तो एक बार कानून बन जाता है उस पर कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कानून बन गया तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो किसी चीज से संबंधित कानून बना दिया, कोई भी कानून। एक बात और ध्यान रखो, ये बताओ कानून बनता कैसे? आपकी समस्या का समाधान अभी हो जाएगा। कानून कैसे बनेगा? राज्य सरकार की बात करते हैं तो ये बताओ राज्य सरकार कोई कानून कैसे बनेगा? प्रोसेस बताओ, पढ़ चुके हो।
अरे सर वो जो विधानसभा होती है उसमें जाके वो पारित होता है तब जाके कानून बनता है। विधानसभा से पारित होगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है विधान परिषद से भी पारित होगा, और हस्ताक्षर किसके होगा? राज्यपाल के होंगे। राज्यपाल, राज्य की बात हो रही है, राज्यपाल। मतलब क्या हुआ, सारे के सारे लोगों की जब सहमति हो गई उसके बाद ही कानून बना है। समझ में आ गई बात? तो कानून अगर एक बार बन जाता है तो जनरली या सामान्यता ऐसा होता है कि उस कानून को समाप्त नहीं किया जाता। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लो, 73वां संविधान संशोधन पढ़ के आए हो, पंचायती राज किसके समय में बना था? पीवी नरसिम्हा राव, है ना? किससे संबंधित थे? बीजेपी से तो नहीं थे। ठीक, कि आज की तारीख, हाँ, या इतने समय के बाद या इतने साल की बात आ गई, ये वाली गवर्नमेंट चल रही है, क्या इसे बंद किया? नहीं किया। तो जनरली या सामान्यता अगर एक बार कानून बनता है वो सबको देखने के बाद बनता है, पूरे देश की या राज्य की भलाई के लिए। तो अगर एक बार बन जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसको समाप्त ना किया जाए, वरना बनाने का या उसका फायदा क्या होगा? बात समझ में? लेकिन अगर आने वाली या कोई नई सरकार आए, उसको ये लग जाए कि नहीं भाई ये सही नहीं है, तो खत्म करने से पहले वो उसमें क्या करते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, उसमें संशोधन कर देते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि खत्म करने में फिर बहुत झंझट है, फिर उधर से पारित कराओ, फिर वहां से पारित कराओ, फिर दोबारा हस्ताक्षर कराओ, फिर राष्ट्रपति के पास भेजो, यही काम करते रह जाएंगे। ये तो यही होता रहेगा, 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, 5 साल तीसरी सरकार, यही चलता रहेगा भारत। समझ में आ गई बात? ठीक है, पढ़ जाओ ये दोनों लाइन, आगे बढ़ो। देखो भाई, ये जो आर्टिकल है ये जनरली पढ़ते नहीं है लोग, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि इससे पहले आप लोगों ने अगर किताबें पढ़ी होंगी तो आप लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़े। हर कोई वही पढ़ता है, वो मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य, इसी में हो जाता है काम खत्म। ज्यादा से ज्यादा पहुंच गए तो पंचायती राज, आपातकाल, बस खत्म काम। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं कभी कभार, इसीलिए मैं जितने बहुत इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। लेकिन अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो ये आपको बाकी लोगों से ऊपर। एक बच्चा जिसको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया, या एक स्टूडेंट जिसको तैयारी करते हुए अभी 6 महीने हुए, वो भी वही पढ़ के जाएगा, वो मूल अधिकार, वो नागरिकता, वो सारी चीजें। तो फर्क कहाँ पे दिखेगा? फर्क यहाँ पर दिखता है। समझ में आ गई बात? जो इजी चीज है उनको तो गलत करना ही करना नहीं है, अगर उनको गलत कर दिया तो समझो गुनाह कर दिया, तो सिलेक्शन से तो बाहर हो गए। तो जो सरल चीजें, जो आती हुई चीजें, अगर उनको कर लिया, उसके बाद अगर इस तरीके का एक आधी आर्टिकल मिलेगा, अगर वो आपने कर लिया तो बाकी लोगों से मेरिट में ऊपर बन जाएगा काम। ये केवल जीएस की बात नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट की बात है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो, इनमें कहीं पूछना है कोई दिक्कत? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये आड़े तिरछे आर्टिकल है। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो अनुच्छेद 257, एक और पढ़ो। इसके बाद 2 और पढ़ने हैं, 262 और 63, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और खत्म काफी। देखो, इस आर्टिकल में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, और इसमें भी रटना और पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी समझ से जवाब दे देना, बस आर्टिकल याद रखना। इसमें यह कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो जो राज्य होते हैं उनको ऑर्डर दे सकती है। उनको किस चीज का ऑर्डर दे सकती है? कि केंद्र सरकार से संबंधित जो संस्थान होते हैं, बहुत सारे संस्थान होते हैं, अभी बात करेंगे, उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल करें। फिर से एक बार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से ये कह सकती है कि केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है, जिनकी इमारत बनी हुई है, उनकी सुरक्षा करें कि कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। दूसरी बात, सुरक्षा तो करे ही करे, साथ में उनकी देखभाल भी करें। बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ गई, परिसर में कोई परेशानी आ गई तो उसकी मरम्मत है। ये सारे काम। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, रेलवे के बारे में जानते हो? रेलवे डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? भाई केंद्र सरकार में आता है। अब ये बताओ, रेलवे की या रेल की जो पटरी है वो प्रत्येक राज्य से गुजरे। प्रत्येक राज्य में रेलवे की अलग अलग बिल्डिंग होती है, उनके जोन होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं।
उन सब की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? उसी राज्य सरकार की। मान लो कहीं पर रेल की पटरी चटक जाए या रात में कोई चोरी करके चला जाए, उठा के ले जाए रेल की पटरी आदि ले जाते हैं, ठीक। तो मान लो अगर ले गया तो क्या केंद्र सरकार से रेल मंत्री आएंगे सही करने? कौन आएगा? आएंगे रेल कर्मी आएंगे, लेकिन वो रेल कर्मी आएंगे जो अलग अलग राज्यों में तैनात है, ठीक है। तो इससे संबंधित सुरक्षा व्यवस्था वगैरह करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, ठीक। लिख लो एक पॉइंट, देखो केंद्र सरकार राज्यों को, शॉर्ट में लिख लो बस, केंद्र सरकार राज्यों को कुछ मामलों में निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को कुछ मामलों में निर्देश दे सकती है। अब वो निर्देश कौन से, ये देख लो। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसमें एक पॉइंट मैंने बताया जो रेलवे की संपत्ति की देखभाल करें। ये काम कौन करे? राज्य सरकार करे। रेलवे की संपत्ति की देखभाल करे तथा उसकी रक्षा करे। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक, हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति। दूसरे पॉइंट में यह बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार से केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा जाता है समय समय पर कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आपको समय समय पर योजनाएं लानी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार किसी के लिए योजना लाए ना लाए, दो लोगों के लिए योजना सबसे ज्यादा जरूरी लेके आती है। एक तो ये हो ही गए, उसके अलावा हो गए इनके लिए जरूर आती है, ठीक है। तो SC ST की बात करो या अल्पसंख्यकों की बात करो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये राज्य सरकार। लेकिन वो अपने मन से तो करेगी, लेकिन समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा उनसे कहा जाता है कि भैया आपके राज्य में जितने पिछड़े लोग हैं उनकी भलाई के लिए योजना लेके आए। ये बातें, ये जो निर्देश दिया जाता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया जा रहा है? उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। लिख लो आगे सेकंड पॉइंट डाल के, ये पॉइंट काम का है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। लिखो इसमें, अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए, के कल्याण या भलाई के लिए, के कल्याण अथवा भलाई के लिए योजनाएं चलाए, योजनाएं चलाए। के लिए योजनाएं चलाए। समझ में आ गई बात? ठीक। एक लास्ट पॉइंट और देखो, मूल अधिकार पढ़े हो, पता भी चल जाएगा कितना याद है। मूल अधिकार पढ़े हो? कहां से कहां तक है? 12 से लेके 10। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है। 30 क्या कहता है? ठीक, बढ़िया। ये बताओ कि संविधान के अनुसार अगर बात करें या मूल अधिकारों में जो लिखा गया है उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? कौन कौन से? एक भाषाई आधार, किसी ने 3 कहा था, तीसरा कौन? 2 ही है। कितने आधार पे? 2 आधार पे, एक भाषाई आधार पे, एक धर्म के आधार पे, ठीक। ये बताओ भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक कैसे होता है? धर्म के आधार पे तो सुने हो कि हिंदू को हटा दो, उसके अलावा जितने हो गए वो सारे के सारे अल्पसंख्यक हो गए। वो किस आधार पे अल्पसंख्यक? भाई देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 78% है, 78%, यानी कि वो हो गए बहुसंख्यक।
उसके अलावा जितने दिखे आपको वो सारे के सारे हो गए अल्पसंख्यक। किस आधार पे हुए? धर्म के आधार। तो भाषा के आधार पे कोई व्यक्ति कैसे अल्पसंख्यक होगा बताइए? बताइए, धर्म के भाषा के आधार पे कोई कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है? सबर रखो, आएंगे। हाँ जी, बगल में कैसे होगा कोई भाषाई आधार पे? कौन बताएगा? क्या बताइए? जैसे कि दूसरे राज्य के लोग हैं, वो दूसरे राज्य में जैसे रेलवे में जॉब करते हैं, ठीक है, या कहीं रहते हैं, तो वो कुछ लोग हो जाते हैं दूसरे भाषा के, तो भाषा। ठीक है, बात बढ़िया। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। तमिलनाडु का लेते हैं एग्जाम्पल। उत्तर प्रदेश में आए कुछ लोग तमिलनाडु से, ठीक है, नौकरी करने, प्राइवेट जॉब करने, व्यापार करने, कुछ भी करने। अब वो बोलेंगे तमिल और उनको हिंदी नहीं आती, मान लो फॉर एग्जाम्पल, टूटी फूटी हिंदी आती है, जैसा अपना देखते सुनते हो गए आप लोग हैं, तो वो लोग उत्तर प्रदेश में क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन धर्म के आधार पे नहीं हुए, भाषा के आधार पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत है और साथ में उर्दू बोलने वालों की संख्या बहुत है। अब इनके बीच में कोई कन्नड़ आ जाए कर्नाटक से, कोई तमिल आ जाए, कोई तेलुगु आ जाए, तो ये लोग कौन हो गए? ये अल्पसंख्यक हो गए। किस आधार पर हो गए? भाषाई आधार। समझ में आ गई बात? तो एक बात देखो इसमें क्या कहा है। इसके तीसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक लोग किसी राज्य में रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो पढ़े हो, उनकी मातृभाषा से संबंधित कक्षाएं चलानी चाहिए राज्य सरकार, क्योंकि उनकी मूल भाषा हिंदी तो है नहीं, तो उस राज्य में उनको अपनी भाषा में कोई दिक्कत ना हो और उनकी भाषा को भी आप उस राज्य में बढ़ाइए। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम राज्य सरकार कर सकता है। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट, पूछा गया है। ये सब अभी हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, जब यही 4-5 पॉइंट ऑप्शन में देगा और कहेगा इसमें से कौन सा वाला पॉइंट इस आर्टिकल में नहीं दिया गया, तो उतनी देर में दिमाग घूम जाता है। ठीक है, लिखो। लिखो भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो पढ़ जाओ एक बार, जितना पढ़ाया है अभी तक आज का काम।